नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। राजस्थान का भूगोल हम डिस्कस कर रहे थे दिशा सीरीज का, और हमने चैप्टर नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन और वनस्पति और वन्यजीव अभयारण्य। तो आज के वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे, वन और वनस्पति एवं वन्यजीव अभयारण्य। इसी के साथ हम जिलेवार वन्यजीव शुभंकर और राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन एवं वनस्पति से। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? राजस्थान में वन मंडलों की संख्या बतानी है। तो वन मंडलों की संख्या है 12 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 12 है। तो राजस्थान प्रांत में वैधानिक स्तर पर वनों के लिए 12 मंडल बनाए गए हैं। तो 12 मंडल कौन कौन से हैं? जयपुर मंडल है, जो कि सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा एवं पश्चिमी सवाईमाधोपुर जिले को मिलाकर बनाया गया है। इसके बाद में है जोधपुर मंडल, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और पाली जिले हैं इसमें। इसके बाद में है कोटा मंडल, इसमें कोटा 12 जिला है। इसके बाद में है बूंदी मंडल, बूंदी है इसमें। अजमेर मंडल में अजमेर जिला है। भरतपुर मंडल में अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिले हैं, और सवाईमाधोपुर जिले का पूर्वी भाग है। टोंक मंडल है इसके बाद, तो टोंक जिला और भीलवाड़ा जिले का उत्तरी पूर्वी भाग आता है इसमें। इसके बाद में है झालावाड़ मंडल, इसमें झालावाड़ जिला आता है। इसके बाद में है चित्तौड़गढ़ मंडल, तो इसमें आता है भीलवाड़ा जो जिले हैं इसका पश्चिमी भाग, और चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसके दक्षिण भाग के अतिरिक्त जो भीलवाड़ा जिले का पश्चिमी भाग आता है। अगला है उदयपुर मंडल, इसमें आता है उदयपुर और राजसमंद। अगला है सिरोही मंडल, इसमें आता है सिरोही जिला, और 12वां है बांसवाड़ा मंडल। तो राजस्थान में जो वन मंडलों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो पहली वन नीति फरवरी 2010 के अंदर आई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, फरवरी 2010। तो राजस्थान में 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कब आई थी ये? डेट भी याद रखिए, 18 फरवरी 2010 को। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी बनाई? तो किस वर्ष बनाई राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति? तो ये बनाई है 2010 में, अभी हमने देखा था 18 फरवरी 2010 को जो है ये नीति बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? तो सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू करने वाली रियासत का नाम है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व 1910 में जो है जोधपुर रियासत ने वन संरक्षण की योजना बनाई थी, तथा 1933 में अलवर रियासत में वन अधिनियम बनाया गया था। तो 1910 में जोधपुर रियासत में वन संरक्षण की योजना बनाई गई, और 1935 में अलवर। तो सबसे पहले कौन सी आई? जोधपुर। दूसरे नंबर पे अलवर। वन विभाग राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? वन विभाग राजस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण 30 मार्च 1949 में सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर उच्च न्यायालय जोधपुर जो है, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर और वन विभाग कोटा को बनाया गया है। तो वन विभाग कहाँ में है, कहाँ पर है? कोटा में। शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज विभाग उदयपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में, और उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है ये जोधपुर के अंदर। तो ये सारी इनकी समिति एक कॉमन है, सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर बने हैं सभी 30 मार्च 1949 को। अगला है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो राजस्थान जैविक विविधता नियमों को कब बनाया गया था, और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2010। राजस्थान जैविक विविधता नियम, राजस्थान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स तो है जो 2010 के तहत ही राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 14/9/2010 को।
वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो वन नीति क्या कहती है कि आपके 1/3 मतलब 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। 1952 में घोषित राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कम से कम 33% भूभाग पर वन आच्छादित होना चाहिए। राज्य की प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 के अनुसार राज्य के संपूर्ण भूभाग को के 20% भाग जो है उसको वृक्ष से आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो है 2010 के नियम के अनुसार है, तो 20% का टारगेट रखा गया है 2010 की नीति के अनुसार। नेक्स्ट है, राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? 50 श्रेणी से अधिक वन क्षेत्र है सुरक्षित श्रेणी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सुरक्षित श्रेणी। तो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं, दूसरे सुरक्षित या संरक्षित वन जिनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन जिनको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के वन होते हैं प्रशासनिक दृष्टि से, और राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार। तो आरक्षित वनों की बात करें तो इस प्रकार के जो वन हैं राज्य के वनों के 37.05% भाग में पाए जाते हैं। तो ये परसेंटेज आपको ध्यान रखना है, कितने प्रतिशत भाग पर तो आरक्षित वन है, कितने पर सुरक्षित या संरक्षित वन है, और कितने पर अवर्गीकृत वन है। तो इनका क्षेत्रफल है 12,176.24, ठीक है, ये भाग में पाए जाते हैं। लकड़ी काटना और पशु चराना इन वनों में अपराध माना जाता है। और राज्य में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ मिलते हैं? सबसे ज़्यादा वन मिलते हैं आरक्षित वन उदयपुर में, इसके बाद में है चित्तौड़गढ़ में, और उसके बाद में है अलवर ज़िले में। तो सबसे ज़्यादा तो है उदयपुर में, फिर है चित्तौड़गढ़ में, और फिर है अलवर में। दूसरे वन ये कितने प्रतिशत भाग पर है? 37.05% भाग पर। दूसरे वनों की बात करें तो दूसरे वन है संरक्षित या सुरक्षित वन। ये वन राज्य के लगभग 56.49%, ठीक है, और इनका क्षेत्रफल है 18,564.45। यहाँ इतने एरिया में ये फैले हुए हैं। यहाँ पशु चराने और लकड़ी काटने में कुछ शिथिलता बरती जाती है, और राज्य में जो है सबसे ज़्यादा है ये सुरक्षित वन, क्रमशः बारां और करौली ज़िले में। तो सबसे राज्य में सर्वाधिक कवर करते हैं ये 56.49%, और सबसे ज़्यादा जो इस प्रकार के वन है सुरक्षित वन जिसको कहते हैं ये है बारां में और करौली में। तीसरे है अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये वन राज्य के वन क्षेत्र के 6.46%, तो ये है 6.46% में, और इनका क्षेत्रफल है 2123.93 भाग में फैले हुए हैं। इन वनों में लकड़ी काटने एवं पशु चराने पर सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। राज्य में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्रमशः कहाँ है? बीकानेर में, गंगानगर और जैसलमेर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा आरक्षित वन तो है उदयपुर में, सबसे ज़्यादा सुरक्षित वन है बारां में, और इसके बाद में सबसे ज़्यादा परसेंट अवर्गीकृत वन है ये है बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत बताना है कितना है। तो सुरक्षित या रक्षित वनों का परसेंटेज है 56.49%। राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो सर्वाधिक आरक्षित वन ये है उदयपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्न श्रेणी में से किससे संबंधित है? अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र तो सुरक्षित वन है, यह संरक्षित वन है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? कौन सी श्रेणी नहीं है? तो सुरक्षित वन भी होते हैं, आरक्षित वन भी होते हैं, अवर्गीकृत वन भी होते हैं, लेकिन वर्गीकृत वन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला है, राजस्थान में किस प्रकार के प्रशासनिक वन क्षेत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रशासनिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं सुरक्षित वन, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह कौन सा है? तो 2021 के अनुसार वह जिला बताना है जहां वास्तविक रक्षित
वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, तो ये है करौली। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर लिखना है आपको। तो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का क्रम से 55.84 और 37.94% है, तो ये गलत है। इसमें राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन जयपुर उदयपुर में है और चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं, ये सही है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन बारां और करौली जिलों में पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक संरक्षित वनों की बात हो रही है तो बारां और करौली में सही है। और चौथा है, राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर और गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 इसमें सही हो जाएंगे। तो आरक्षित वन क्षेत्रों का परसेंटेज तो है 37.05 और संरक्षित वनों का है 56.43, तो हमारे ऑप्शन में दोनों गलत दे रखे थे। ये होना चाहिए था 37.05 और ये होना चाहिए था 56.43। अगला है, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करने वाले वन का नाम है मिश्रित पर्णपाती वन, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मिश्रित पर्णपाती वन है जो राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं। तो राजस्थान में वनों का विभाजन चैंपियन एंड सेठ के वन वर्गीकरण 1968 के अनुसार दो प्रकार, शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, इनमें किया जा सकता है, जिनका 20 वन प्रभागों में विभाजन किया गया है। इनका सर्वाधिक वनावरण क्रम से उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है, तो इनका परसेंटेज याद रखिए 38.78%। यह है उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन। और एनोगेमस पेंडुला या धोकड़ा वन, ये पाए जाते हैं 14.78% भाग में। और शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन ये पाए जाते हैं 38.78 भाग में। अति शुष्क सागवान वन ये है 4.92% में। तो सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं इसमें? पर्णपाती वन है 38.478%। इसके बाद में है धोकड़ा वन 14.78%। इसके बाद में है शुष्क पर्णपाती झाड़ी वन 38.78%। और इसके बाद में है अति शुष्क सागवान वन 4.92%। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बतानी है। तो सबसे ज़्यादा है शुष्क पर्णपाती मिश्रित, ठीक है। इसके बाद में है पर्णपाती उष्णकटिबंधीय कांटेदार और उसके बाद में है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान में वन प्रकार का अवरोही क्रम देखिए, शुष्क पर्णपाती है 58.11% भाग पर, मिश्रित पर्णपाती है 28.38% भाग पर, शुष्क सागवान है 6.86, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार है 6.26% और उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित है 0.39। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा है शुष्क पर्णपाती 58.11% और सबसे कम है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित 0.39%। अगला है, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो वो कौन सा जिला है जहां पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो वो जिला है सिरोही, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो ये है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ये मानसूनी वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो ये वन कहाँ फैले हुए हैं? सिरोही, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, टोंक, करौली, अजमेर, जयपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी जिलों में ये पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धोंक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां जो है मजबूत होती है तथा इनके पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये कौन से है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन नहीं पाए जाते हैं? तो ये जालोर के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4।
राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वाले वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, पतझड़ का मतलब इनकी पत्तियाँ जो है ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती है। तो ये है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। तो ये 4 शहर है जहाँ पर मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और बूंदी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं? तो पतझड़ वन होते हैं, और वो भी उष्ण कटिबंधीय पतझड़। तो ये वन सर्वाधिक एरियाज में फैले हुए हैं राजस्थान के अंदर, उष्ण कटिबंधीय पतझड़। अगला है, दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। माउंट आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले वन होते हैं। तो कौन कौन से इसमें सही है? तो ए, बी और इसमें सही है, चौथा गलत है। ठीक है, तो तीनों सही है, बाकी चौथा गलत है। शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और माउंट आबू में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरह के ये तीनों ऑप्शन इसमें सही है। तो मिश्रित पतझड़ वन की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में ये पाए जाते हैं। जिन प्रदेशों में वर्षा 50 से 85 सेंटीमीटर के मध्य होती है, वहाँ अधिकांशतः ऐसे वन पाए जाते हैं जिन्हें शुष्क मानसूनी खुले वन भी कहा जाता है। तो मिश्रित पतझड़ वन है, और इन्हीं को कहते हैं शुष्क मानसूनी खुले वन। ठीक है, डाक के वृक्ष सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर, टोंक जिलों एवं धोंक के वृक्ष जो है सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो ढाक के वृक्ष तो पाए जाते हैं सवाईमाधोपुर, जयपुर, अलवर और टोंक जिलों में, और धोंक के वृक्ष पाए जाते हैं सवाईमाधोपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर और भरतपुर जिलों के अंदर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। मिश्रित पतझड़ वन, तो सही बताना है, ये गलत है। राजस्थान में वन क्षेत्र का 25% से अधिक ये मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट है। और तीसरा है, धोंक, साल, बांस, खेर आदि के पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें सही है। राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। तो जहाँ भी कटीले नाम आएगा तो मरुस्थल के वन होंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ी वाले वन जो है मुख्यतः पाए जाते हैं जैसलमेर हुआ, जोधपुर, बीकानेर, सीकर, अजमेर, जयपुर, नागौर, जालौर, चूरू, झुंझुनू आदि जिलों में है। शुष्क या मरुस्थलीय वनों की मुख्य वनस्पति है खेजड़ी, बबूल, तुहर, केर, कीकर, बेर, फोग, रोइडा व अन्य कंटीली झाड़ियाँ जैसे सेवण, धामण, मुरात, अंजन और करड़, सिरकानी आदि घास है। तो ये ध्यान रखिए, ये घास के प्रकार है सेवण, धामण, मुरात, अंजन, करड़ और सिरकानिया, ये सारी क्या है? घास है। नेक्स्ट है, बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वनों में मिलते हैं? तो बबूल में क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो ये मरुस्थलीय वन है, ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान के किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं चूरू के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला है, सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण और लवण घास है जो राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? तो ये उगती है शुष्क जलवायु प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4। कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती? पश्चिमी जिलों में कौन सी घास नहीं पाई जाती? तो ये है लाणा घास। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, लाणा घास नहीं पाई जाती पश्चिम में। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिले में पाए जाते हैं। असत्य बताना है, ये भी सही है, ये भी सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है।
उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये रेगिस्तान के साइड में मिलते हैं कांटेदार वन। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सागवान वनों की बात आ गई तो ये होंगे दक्षिणी भाग में, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। तो शुष्क सागवान वन 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं। तो शुष्क सागवान वनों को ही कहते हैं मानसूनी या चौड़ी पत्ती वाले वन। दक्षिणी भाग विशेषकर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों में पाए जाने वाले ये वन कुल वन क्षेत्र के 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। तो ये कितने भाग पर फैले हुए हैं? 6.86% भाग पर फैले हुए हैं। इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है सागवान के वन, बांसवाड़ा जिले के अंदर सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो सागवान के वन ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। तो राजस्थान में प्रदेश में शुष्क सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दक्षिण में पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। नेक्स्ट है इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो ये पढ़ा है हमने, बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं सागवान के वन। शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो बांसवाड़ा और उदयपुर में मिलते हैं शुष्क सागवान वन। भारत में सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त जिले कौन कौन से हैं? तो भारत में तो सागवान के उत्पादन का निरंतर ह्रास हो रहा है, तो राजस्थान में सागवान के लिए उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला है राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? तो ये है सागवान के वृक्ष। इनकी हाइट कितनी रहती है? 250 से लेकर 450 मीटर तक। निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? तो कौन से जिला समूह है जिसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के अंदर। तो यहाँ पाए जाते हैं सालर या साल के वन। कहाँ? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। तो ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। ये वन राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, अलवर, सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर और जयपुर जिलों में अधिक पाए जाते हैं सालर के वन। इन वनों के प्रमुख वृक्ष है सालर, धौंक, कठीरा और धावड़। सालर वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है और इसकी लकड़ी का प्रयोग सामान की पैकिंग के लिए किया जाता है। तो ठीक है, तो ये सालर वृक्ष के गोंद का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो लकड़ी इसकी लकड़ी का प्रयोग किस में किया जाता है? सामान की पैकिंग में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है? तो गोंद का अच्छा स्रोत है सालर पेड़, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? तो सालर वन कौन से जिले में नहीं पाए जाते हैं? अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में भी पाए जाते हैं, उदयपुर में भी पाए जाते हैं, कोटा में नहीं पाए जाते हैं सालर वन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सालर बाड़मेर में, तो ये तो गलत है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में, शुष्क मरुद्भिद पाए जाते हैं जैसलमेर में और मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं कोटा के अंदर। अगला है सालर के वन वितरित है, कहाँ कहाँ वितरित है सालर के वन? तो ये है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिलों में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। सालर के वन अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले में। अरावली पहाड़ियों में सालर के वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 450 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर। ठीक है, तो 450 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलते हैं सालर के वृक्ष। माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है, कौन से वन पाए जाते हैं? तो माउंट आबू के पास में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, याद रखिए उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू के पास। तो सदाबहार वनों की बात करें तो ये वन कुल वन क्षेत्र के 0.39%
भाग में ही पाए जाते हैं। इन उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वनों का विस्तार मुख्यतः सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। तो सर्वाधिक वनों का विस्तार कहाँ है? सिरोही के आबू पर्वतीय क्षेत्र में है मुख्यतया। अगला, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो अभी हमने पढ़ा सिरोही जिले के माउंट आबू में। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? तो खस घास का उत्पादन कहाँ होता है? तो खस घास होती है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक के अंदर। याद रखिए, खस घास है, खस क्या है? घास का प्रकार है, और ये कहाँ होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। तो खस की घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, जो इत्र और शरबत बनाने के काम आता है। ये घास मुख्यतः भरतपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में उत्पन्न होती है। इस घास के तनों में टाटिया या पर्दे से क्या बनाया जाता है? टाटिया या पर्दे बनाए जाते हैं, और कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए इस घास का उपयोग किया जाता है। तो ये है खस घास सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक में। कमरों के को खुशबूदार और ठंडा करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो खस घास का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो खस घास है जो पर्दे बनाने में काम आती है। राजस्थान में खैर वनीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? खैर वन, तो ये पाए जाते हैं कोटा और सवाई माधोपुर क्षेत्र में। खैर वनीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो खैर वन राजस्थान के दक्षिण पठारी भाग जैसे झालावाड़ हुआ, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में फैले हुए हैं। कहाँ कहाँ हैं? दक्षिण पठारी भाग में फैले हुए हैं खैर वन, कोटा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में। मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में पाए जाने वाले किस वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़िया बनाने में किया जाता है? तो बीड़िया बनाने में कौन से वृक्ष की पत्ती का उपयोग किया जाता है? तो 4 एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो तेंदू की पत्तियों का उपयोग किया जाता है बीड़ी को बनाने में। तो तेंदू की बात करें तो वागड़ क्षेत्र में इन्हें कहते हैं टीमरू, वागड़ का चीकू ये कहा जाता है, और इसकी पत्तियाँ, ठीक है, तो तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। उदयपुर, बारां, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में ये वृक्ष मिलता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? उदयपुर, बारां, डूंगरपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा में। तेंदू की पत्तियों का जो आधा भाग है हमारे राज्य में प्रमुख बीड़ी उद्योगों में उपयोग कर लिया जाता है। राजस्थान में कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता है? तो सिरोही के अंदर नहीं होता है, उदयपुर में, बारां में और झालावाड़ में होता है। धोकड़ा क्या है? धोकड़ा एक वृक्ष है। तो राज्य में ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है धोकड़े के वृक्ष का। और ये जो है इसका वानस्पतिक नाम भी याद रख लीजिए, एनोजिस पंडुला। इसका वास्तविक वानस्पतिक नाम क्या है? एनोलिस पंडुला है। और इस वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है। कौन से वृक्ष से बनाया जाता है? धोकड़ा वृक्ष से ही चारकोल भी बनाया जाता है। ये राज्य के वन क्षेत्र के 50% भाग पर पाया जाता है। कितने परसेंट भाग पर? 50% भाग पर केवल धोकड़ा पाया जाता है। राज्य के धोकड़ा मुख्य रूप से पाया जाता है सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो चारकोल बनाया जाता है धोकड़ा के वृक्ष से, ऑप्शन नंबर 3। सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? तो सेवण घास सबसे ज़्यादा होती है कहाँ? तो ये होती है जैसलमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 सेवण घास। खस घास कहाँ कहाँ होती है? टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर में। तो अल्प वर्षा में उगने वाली पौष्टिक सेवण घास है, और जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है ये, और ये घास मरुस्थलीकरण पर प्राकृतिक रूप से रोक लगाती है। तो नेक्स्ट है सेवण क्या है? एक घास है। तो ये है कम वर्षा में उगने वाली एक घास, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर, नाली, सेवण घास, अलवर, तो ये गलत है। सेवण घास जैसलमेर में पाई जाती है। जैसे संगमरमर होता है नागौर में, और मलवा बाढ़ है बाड़मेर का, बाकी सही है। सेवण घास जो है जैसलमेर की है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसके नाम से जाना जाता है? तो कौन सा वृक्ष है? ये है पलास का वृक्ष। पलास के वृक्ष को बोलते हैं जंगल की ज्वाला। पलास या ढाक, इसको दोनों नाम दे देते हैं, पलास का वृक्ष भी कह देते हैं और ढाक का वृक्ष भी कह देते हैं। इसको जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। इसे देहाती भाषा में क्या कहते हैं? खाकरा।
इसके पेड़ से गोंद, दोने पत्तल बनाने के बड़े पत्ते, बिना कांटों वाली नरम जलाऊं घरेलू लकड़ियाँ, जड़ से रंगाई पुताई करने की कूचियाँ इसी के नरम रेशे से प्राप्त होती है। तो ये है पलास का पेड़। फाल्गुन माह में इसमें फूल आते हैं और इनको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है, जो होली पर खेलने के काम आता है। पलास मुख्यतः पाई जाती है अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, जालोर और टोंक जिलों में। ठीक है, तो इसके जो पत्ते हैं उनसे क्या बनते हैं, दोने पत्तल। नेक्स्ट, राजस्थान में पलास के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अलवर, अजमेर, उदयपुर और राजसमंद में पलास या ढाक के वन। निम्न में से कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? तो कत्था का मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो ये है उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़। तो ये है कत्था के मुख्य उत्पादक जिले। तो खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है और राज्य में कत्थे की हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कि कत्थे को किससे? हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। कत्थे का उत्पादन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, भरतपुर और जयपुर जिलों में किया जाता है। तो ये जो है खैर वृक्ष की तने की छाल से बनाया जाता है कत्था। कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो कत्था निकाला जाता है कौन से वृक्ष से? तो खैर से निकाला जाता है कत्था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? तो कौन सा जिला है जो मुख्य उत्पादक नहीं है कत्थे का? तो बीकानेर नहीं है, जहाँ पर कत्था नहीं होता है। ठीक, कत्था नहीं होता है बीकानेर के अंदर। राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती? मुख्य वन उपज कौन सी नहीं मानी जाती? तो ये तेंदू का जो पत्ता होता है वो मुख्य उपज नहीं मानी जाती। मुख्य उपज की बात करें तो इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, गौण उपजे, घास, गौण उपजे हैं। मुख्य उपजे तो ये है, और गौण उपजे हैं घास, तेंदुपत्ता, महुआ और आंवला। राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को क्या कहते हैं? घास के मैदान या चारागाह, इनको कहते हैं बीड़ या ओरण भी कह देते हैं। ये मुख्य रूप से अजमेर, भीलवाड़ा और शेखावाटी में पाए जाने वाले घास के मैदान या चारागाह होते। आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो आदिवासियों का हरा सोना ये कहते हैं बांस के वृक्ष को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आदिवासियों का हरा सोना रहता है बांस। तो इसका उपयोग किया जाता है कागज़, टोकरियाँ, चारपाई, लाठी आदि बनाने में। और ये वृक्ष मुख्यतः बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा और सिरोही जिलों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा और सिरोही जिलों के अंदर बांस का वृक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट है बांस मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो बांस की बात करें तो बांस पाया जाता है उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी नहीं है राजस्थान में। तो राजस्थान में कोणधारी वन, अल्पाइन वन, सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय तर वनस्पति ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान में पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल वन। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती? तो राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनस्पति नहीं पाई जाती, बाकी कटीली पाई जाती है, उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क पर्णपाती भी पाई जाती है। अमृता देवी मृगवन कहाँ स्थित है? अमृता देवी मृगवन स्थित है खेजड़ली के अंदर। विश्नोई संप्रदाय जो वनों की रक्षा के लिए जाना जाता है, इनकी थी अमृता देवी, और उन्होंने 1730 ईस्वी में जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में वृक्षों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी थी। विश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया ये बलिदान साका खडाना कहलाता है। ठीक है, तो उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला इनके शहीद दिवस पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है और प्रथम खेजड़ली दिवस मनाया गया 12 सितंबर 1978 को। नेक्स्ट है
सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर खेजड़ली आंदोलन किसके लिए हुआ था? तो 1730 में हुआ था ये, और ये हुआ था वन के संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? तो ये भरता है अमृता देवी की स्मृति में, और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित मेला कौन सा है? तो ये है खेजड़ली का मेला। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो कौन सा समुदाय है जिनके लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो ये है बिश्नोई समाज के लिए। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर में। अमृता देवी इनकी उनकी 3 पुत्रियों एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1730 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया था? तो कौन सी रियासत के राजा थे जिन्होंने आदेश दिया था? तो ये थे जोधपुर रियासत के राजा। अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है वन्यजीव और वन संरक्षण दोनों से संबंधित है, तो दोनों ऑप्शन इसमें सही होने चाहिए। तो 1994 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार वृक्षों को बचाने के लिए प्राण देने वाली शहीद अमृता देवी की स्मृति में दिया जाता है। अगला है, संगठन जिसे वन विकास एवं वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में वर्ष 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया गया, तो कौन सा संगठन है जिसको वन विकास और वन्यजीव सुरक्षा की श्रेणी में 2015 का अमृता देवी पुरस्कार दिया गया? तो ये है जलधारा विकास संस्थान भीलवाड़ा, इसको दिया गया है 2015 का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। तो इसके तहत 50-50 हज़ार रुपये और प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था पहला अमृता देवी पुरस्कार। कब दिया गया था? 1994 में। नेक्स्ट है, अरावली वृक्ष वन रोपण परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? अरावली वन रोपण परियोजना, तो ये प्रारंभ की गई थी 1992-93 में। तो 1 अप्रैल 1992 से शुरू की गई ये परियोजना अरावली पर्वत क्षेत्रों में वनों के पुनर्वास पर आधारित है। जापान के OECF ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड इसके सहयोग से शुरू की गई इस परियोजना में राजस्थान के 10 जिलों अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही इसमें पर्वतीय वनों के पुनर्वास का कार्य किया गया। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना मार्च 2002 को पूर्ण हो गई। ये परियोजना कब स्टार्ट हुई थी? 1992-93 में स्टार्ट हुई थी और 2002 में पूर्ण हो गई थी। परियोजना का नाम याद रखिए, अरावली वन रोपण परियोजना। अगला है, अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? तो अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? तो अजमेर जिला नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोगी वनस्पति है अश्वगंधा। ऑप्शन नंबर तो अश्वगंधा है ये। विदानिया कुल का है अश्वगंधा। पौधे का प्रयोग आयुर्वेदिक उपचार के लिए किया जाता है और इसमें एंटी ट्यूमर और एंटीबायोटिक गुण पाया जाता है। किसमें? अश्वगंधा के अंदर। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना ये किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये है जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो ये परियोजना जापान की आर्थिक सहायता से अप्रैल 2003 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 2003 में। इसका प्रथम चरण जुलाई 2008 में पूरा हुआ। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना के द्वितीय चरण की बात करें तो राजस्थान राज्य के 10 मरुस्थलीय जिले हैं: सीकर, झुंझुनू, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर, और 5 गैर मरुस्थलीय जिले हैं: बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर, तथा 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र: कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल वन्यजीव अभ्यारण्य, जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, कैलादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य,
रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके आसपास 2 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में स्थित कुल 650 गांवों में 2011-12 से जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जीका इसको बोलते हैं, इसके द्वारा वित्त पोषित राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जा चुका है। और इस परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और भूजल संरक्षण कार्य के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के कार्य भी किए जाते हैं। इस परियोजना का ऋण जीका के द्वारा वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक 8 वर्ष की अवधि के लिए था, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। तो 2021 तक इसको बढ़ा दिया गया था। तो जीका का दूसरा चरण है ये, ठीक है। तो इसका पहला चरण की बात करें तो 2008 में पूरा हुआ था, 2003 से 2008 के बीच में। और दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है 2011-12 से, ध्यान रखिए। ये है जीका। इसके अंदर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और भूजल संरक्षण कार्य के अतिरिक्त गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के कार्य भी किए जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो बाढ़ का नियंत्रण नहीं है, बाकी सारे हैं। वृक्षारोपण भी है, जल विविधता संरक्षण भी है और जल संरक्षण भी है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही है? तो जीका के द्वारा कौन सी जो है ये कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो ये है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये किसके सहयोग से चलाई जा रही है? जीका के सहयोग से। जायका, जिसको जीका भी बोल देते हैं, राजस्थान में किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये करती है जल क्षेत्र और आजीविका सुधार के क्षेत्र में। हरित राजस्थान योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो हरित राजस्थान योजना ये प्रारंभ हुई थी 2009-10 के अंदर। याद रखिए, हरित राजस्थान योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 2009-10 में। हरित राजस्थान योजना की बात करें तो राज्य में हरित राजस्थान की शुरुआत हुई थी 18 जून 2009 में और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की राजकीय और निजी भूमि पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण का काम किया गया। शहरों में इस योजना को समस्त शहरी निकायों के द्वारा संचालित किया गया और इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त शहरी निकायों को निर्देश दिए गए हैं। अगला है, राज्य में हरित राजस्थान योजना क्रियान्वित की जा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वन क्षेत्र को बढ़ाना। हरित राजस्थान योजना 2009-10 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है, रखत, काकड़, डांग और रुद्र, ये सभी क्या है? रखत, काकड़, डांग और रुद्र, ये वनों के संरक्षण से संबंधित टर्म्स है। रखत, कांगड़, डांग और रुद्र। तो ये है रखत। रखत बोलते हैं बिना जुता हुआ जो खेत है उसको बोलते हैं रखत। काकड़ बोलते हैं खेतों की परिसीमा जिसमें व्यापक पेड़ लगे हुए हो उसको बोलते हैं काकड़। और डांग और रुद्र, ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो ये कब किए जाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जब होता है 5 जून, तब प्रदान किए जाते हैं राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। तो इनकी बात करें तो 2012 से ये स्टार्ट हुआ है ये पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। और इसके संस्था वर्ग में 5 लाख रुपए, रजत कमल ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिया जाता है, संस्था वर्ग की बात करें। और व्यक्ति वर्ग में बात करें तो 2 लाख रुपए मिलते हैं, रजत कमल ट्रॉफी मिलती है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये मनाया जाता है 5 जून के दिन। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। और ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ये पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण डे है। अगला है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बीड़ निम्न जिलों में पाए जाते हैं। बीड़, तो बीड़ कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो सीकर, जोधपुर और बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं बीड़। अगला है, तो बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में स्थानीय घास के मैदान और जो चारागाह होते हैं उनको कहते हैं बीड़। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीड़ किसका स्थानीय नाम है? तो ये है चारागाह का, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में निम्न में से कौन सा वृक्ष गोंद का स्रोत नहीं है?
तो गोंद किस किस से मिलता है, मतलब किससे नहीं मिलता है वो बताना है। तो बांस से गोंद नहीं मिलता है, बाकी बबूल में भी होता है गोंद, नीम में भी और पीपल में भी। तो गोंद वाले पेड़ देखिए, पीपल है, नीम है, खेजड़ी है, बबूल है, डाक है आदि जो है, ये इनसे गोंद प्राप्त किया जाता है। तो चौहटन क्षेत्र है बाड़मेर का, वो गोंद के उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है, चौहटन क्षेत्र बाड़मेर का। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग कौन सा है। पहला है ये पारिस्थितिकी मित्र संभाग, और ये है माउंट आबू। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। प्रथम पारिस्थितिकी मित्र संभाग है माउंट आबू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो कौन सी नीति है जो पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। तो ये नीति है इको टूरिज्म नीति। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, इको टूरिज्म नीति। तो इको टूरिज्म नीति क्या है। राज्य में आरक्षित वन क्षेत्रों के बाहर वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के द्वारा इको टूरिज्म पॉलिसी स्टार्ट हुई। 4 फरवरी 2010 को ये अनुमोदित की गई और 22 फरवरी को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो दोनों डेट याद रख लीजिए, 4 फरवरी 2010 को तो अनुमोदित हुई और गजट नोटिफिकेशन जारी कब हुआ, 22 फरवरी 2010 को। इस पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान इको टूरिज्म विकास सोसाइटी का गठन किया गया है और इसके तहत निम्न इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया है। तो कौन कौन सी इको टूरिज्म साइट्स को खोला गया है। मैनाल एवं हमीरगढ़, ये भीलवाड़ा के हैं। बस्सी एवं सीता माता, ये चित्तौड़गढ़ के हैं। नाहरगढ़ जयपुर का है। पंचकुंड अजमेर का है। सुंडा माता जालोर का है। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर का है। और मुकुंदरा हिल्स, ये है कोटा का। और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ का। तो ये है इको टूरिज्म पॉलिसी, 2010 में ये स्टार्ट हुई है। अगला है वनोत्पाद और पेड़, इससे सम्मिलित करना है। इमारती लकड़ी किससे मिलती है। तो ये मिलती है सागवान से। कोयला किससे मिलता है। तो ये मिलता है धोकड़ा से। कत्था किससे मिलता है। तो खैर से मिलता है। और बीड़ी बीड़ी जो है किससे बनाई जाती है। तेंदू की पत्तियों से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। इमारती लकड़ी की बात करें तो राजस्थान के वनों में प्रतिवर्ष 25 लाख घनफुट इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसका उपयोग रेल के डिब्बे बनाने में, जहाज और फर्नीचर आदि के निर्माण में किया जाता है। इन कार्यों के लिए सागवान, सालर, धोकड़ा और बबूल के वृक्ष बहुत उपयोगी है। तो इमारती लकड़ी कौन कौन से वृक्षों से प्राप्त होती है। सागवान, सालर, धोकड़ा और बबूल, इनसे प्राप्त होती है इमारती लकड़ी। धोकड़ा की बात करें तो राज्य में ईंधन की लकड़ी और कोयला बनाने में सर्वाधिक उपयोग होता है धोकड़े का। और इसका वानस्पतिक नाम याद रख लीजिए, एनोजिस पंडुला। एनोजिस पंडुला नाम है धोकड़ा का। अगला है कत्था। कत्था है खैर वृक्ष के तने की छाल से कत्था बनाया जाता है और राज्य में जो कत्थे को जो है हांडी प्रणाली से तैयार किया जाता है। तेंदू की बात करें तो वागड़ क्षेत्र में इन्हें टीमरू कहा जाता है। तेंदू को क्या कहा जाता है, टीमरू। और तेंदू वृक्ष की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है। अगला है सुमेलित करना है, सालर वन, ढाक वन, सदाबहार वन और शुष्क सागवान वन। तो कौन कौन से एरिया में ये पाए जाते हैं, इनको सुमेलित करना है। तो सालर वन पाए जाते हैं अलवर क्षेत्र में। ढाक वन पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़ में। सदाबहार वन पाए जाते हैं सिरोही में। और शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में शराब बनाने में काम लिया जाता है। तो महुआ से बनाते हैं शराब। तो ये वनोत्पाद है जिससे शराब बनाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसे क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी कहते हैं इसको, महुआ को। तो इसका वानस्पतिक नाम भी याद रखिए, मधुका लोंगिफोलिया है महुआ का वानस्पतिक नाम। इसके फूल पीने, बीज तेल निकालने और इनके फलों का प्रयोग होता है देसी शराब या मोकड़ बनाने में होता है। इसलिए इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा जाता है। किसको, महुआ वृक्ष को। यह पाया जाता है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ आदि जिलों में। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ऑक्सीजोन पार्क की बात हो रही है तो ये स्थापित किया जा रहा है कोटा के अंदर। 100 करोड़ की लागत का है ये पार्क। कांग्रेस घास क्या है। कांग्रेस घास की बात है तो ये एक है खरपतवार, कांग्रेस घास। कांग्रेस घास की बात करें तो इसको बोलते हैं गाजर घास या स्टोफेरस। अमेरिका से आयातित इस घास से
जयपुर जिला सर्वाधिक प्रभावित है। इस घास को चर्म रोग और अस्थमा का वाहक माना जाता है। कौन सी घास है ये? कांग्रेस घास या गाजर घास या स्टोफर्स। नेक्स्ट है JFM का पूरा नाम बताना है क्या है? तो इसका नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, संयुक्त वन प्रबंधन फुल फॉर्म है JFM का। तो संयुक्त वन प्रबंधन, ये इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारत में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वन नीति 1988 पर आधारित है। वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध JFM का क्रियान्वयन राजस्थान में हुआ 15 मार्च 1991 से प्रारंभ कर दिया गया था। अब अधिकांश क्षेत्रों में वन विकास एवं सुरक्षा कार्य प्रदेश भर में वन सुरक्षा एवं प्रबंधित समितियां के सक्रिय सहयोग से ये संपादित किए जा रहे हैं। तो ये है JFM संयुक्त वन प्रबंधक। राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधक कब प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में ये प्रारंभ हुआ था संयुक्त वन प्रबंधक 1991 में। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान सरकार ने किसमें वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये कि जयपुर, जोधपुर और कोटा तीनों के अंदर बनेंगे वनस्पति उद्यान। अगला है कौन सा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है? सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र कौन सा है? तो ये है वागड़। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र और सर्वाधिक वनीय क्षेत्र है वागड़। नेक्स्ट है भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा वनों के बारे में राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो गई? तो कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा वनों के बारे में राज्यों की जो स्वायत्तता थी वो समाप्त हो गई? तो ये है वन संरक्षण अधिनियम 1980। ये इसके अनुसार हालांकि किसी भी कानून के किसी राज्य में लागू होने के समय कुछ भी निहित होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी आदेश का निर्देशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है कौन सा असत्य कथन बताना है इसमें? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़ में है, सही है। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में है, ये भी सही है। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, ये है खेजड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही नहीं है। सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है? तो ये हुआ है 57.51% प्लस हुआ है, ये प्लस 51.57 वर्ग किलोमीटर हुआ है परिवर्तन। तो 57.51 वर्ग किलोमीटर जो है उसका इजाफा हुआ है वनों में 2017 से लेकर 2019 के बीच में। नेक्स्ट है राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन है राजस्थान में मुख्य कारण। राजस्थान में वन संपदा को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है जलवायु। वन विकास के अंतर्गत तापमान और वर्षा का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की न्यूनता और तापमान की अधिकता के कारण उस क्षेत्र की वनस्पति विरल, कंटीली और मरुद्भिद प्रकार की है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वनों की सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले सर्वाधिक वन क्षेत्र रखते हैं? तो ये रखते हैं उदयपुर और बारां, यहाँ पर सर्वाधिक वन है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना था? तो ये था 8.04%। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये है डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर 4 है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? ये उदयपुर। राजस्थान में के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला है? सबसे कम वन क्षेत्र कौन से जिले में है? तो ये है चूरू के अंदर। ऑप्शन नंबर 3। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है 9.57%। राजस्थान भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घने जंगल क्षेत्रफल न्यूनतम है? बहुत घने जंगल है और क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो यह है जोधपुर के अंदर। ठीक।
नेक्स्ट है स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। राजस्थान में जिलों का समूह जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है। तो लगभग आधा आवरण पाया जाता है चौथे ऑप्शन में चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बारां, अलवर, सिरोही और बूंदी। यहाँ पर लगभग आधा आवरण पाया जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्र युग्म निम्न में से कौन सा अंकित किया गया? तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक है उदयपुर में और न्यूनतम है चूरू के अंदर। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत है? तो 38.11% है आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत। और राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 32,845 वर्ग किलोमीटर। अब एक राजस्थान वन रिपोर्ट 2021-22 देख लेते हैं क्या है। तो राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र है 32,864.62 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान वन रिपोर्ट है 2021-22 की। नेक्स्ट है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष अभिलेखित वन क्षेत्र है 9.60%। तीसरा है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है 7.42%। प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्र है 0.037 हेक्टेयर। राजस्थान का कुल वनावरण और वृक्षावरण है 25,388 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कुल वनावरण है 16,655 वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान का कुल वृक्षावरण है 8733 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को मिलाओगे तो ये हो जाएगा 25,388। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है 15वां। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। सर्वाधिक और न्यूनतम वन क्षेत्र और वनावरण भूमि वाले जिले देखिए कौन कौन से हैं। तो उदयपुर में है सर्वाधिक, तो ये है 4161.92 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम वन क्षेत्र है चूरू का, ये है 73.73 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है 4161.92 और ये है 73.73। उदयपुर के बाद में दूसरा स्थान है बारां का, जिसमें 2253.42 वर्ग किलोमीटर। फिर है करौली, फिर है चित्तौड़गढ़, फिर है अलवर। फिर चूरू से ज़्यादा है हनुमानगढ़ में, उससे ज़्यादा है नागौर में, फिर है जोधपुर में, फिर है दौसा में। राजस्थान में वनावरण की बात करें तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा वनावरण है। ये तो है वन क्षेत्र और वनावरण भूमि वाले, दोनों को प्लस कर दिया। और यहाँ केवल वनावरण है। तो उदयपुर में है सबसे ज़्यादा वनावरण, कितने हिस्से पे है? 23.49% हिस्से पे है। और 2757.54 वर्ग किलोमीटर पर है ये वन। इसके बाद में दूसरे नंबर पे है प्रतापगढ़, फिर है सिरोही, फिर है अलवर। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जो वनावरण है वो कहाँ है? जोधपुर में है। दूसरे नंबर पे चूरू, फिर है अगले पे जैसलमेर और चौथे पे है हनुमानगढ़। तो जोधपुर के केवल 0.48%, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है इस वजह से परसेंटेज कम है। तो और इसका कुल वन वर्ग किलोमीटर है 109.25 109.25% वर्ग किलोमीटर पर ही वनावरण है। तो ध्यान रखिए, अगर दोनों पूछता है वन क्षेत्र और वनावरण भूमि वाले जिले, तो ये है उदयपुर सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है चूरू। और केवल वनावरण पूछता है तो उदयपुर सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है जोधपुर। अगला टॉपिक है वन्यजीव अभयारण्य। तो राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? तो संख्या बतानी है, वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं राजस्थान में। तो 2018 का क्वेश्चन है ये। तो वन्यजीव अभयारण्य की संख्या है 27। वन विभाग राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार राज्य में 27 वन्यजीव अभयारण्य हैं, 4 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 21 जून 2021 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी का रामगढ़ विषधारी सेंचुरी को मंजूरी दी गई है। 7 है मृगवन, 16 है कंजर्वेशन रिजर्व, 5 जंतुआलय है, 2 रामसर साइट्स है। जो कौन कौन 2 रामसर साइट्स है? घनापक्षी विहार और सामर झील। और 33 है आखेड़ निषिद्ध क्षेत्र। तो हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? तो राज्य का चौथा बाघ
बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया रामगढ़ विस्तारी को, ये है बूंदी का। अगला है मई 2022 में रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को एक टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित किया गया। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये बूंदी में है। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, केवलादेव और नेशनल चंबल सेंचुरी। तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसके अंदर है पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और केवलादेव घना पक्षी विहार। तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाईमाधोपुर का, और इसका क्षेत्रफल है 282.03 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1980 में। कब की गई थी इसकी? 1 नवंबर 1980 में स्थापना की गई थी। दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये है भरतपुर का, और इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1981 को। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है? 27 अगस्त 1981 को। सबसे बड़े की बात करें तो ये है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये है कोटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर, और इसकी स्थापना हुई थी 9 जनवरी 2012 को। तो तीनों की डेट याद रख लीजिए, 1 नवंबर 1980, 27 अगस्त 1981 और 9 जनवरी 2012। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सबसे बड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी रणथंभौर ही है, ऑप्शन नंबर 1। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया? इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, तो ये जो है क्रियान्वित किया गया कौन से में? तो ये किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर अभ्यारण्य 1955 को राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो ये पहले अभ्यारण्य था, 1955 में इसको घोषित किया गया था अभ्यारण्य, और 1 नवंबर 1980 को इसको बना दिया गया राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, विंध्याचल और अरावली पर्वतमालाएँ, और 2 बड़ी नदियाँ चंबल और बनास यहाँ आकर मिलती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहलाता है। यह उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। कब किया गया? 1973-74 में। और इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैफ, ये है विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की गई है। नेक्स्ट है किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो 1980 में किया गया था। डेट भी याद रख लीजिए, 1 नवंबर 1980 को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाईमाधोपुर जिले में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर का, इसको जाना जाता है विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से। तो जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया। कब किया? 1985 में। यहाँ ऑस्ट्रियन कंपनी सोरोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। ठीक है, तो कौन सा बनाया गया है? डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर। नेक्स्ट है राजस्थान में विधि के द्वारा संरक्षित और विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है? तो विधि के द्वारा संरक्षित और विश्व धरोहर में शामिल ये है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये है भरतपुर में स्थित। अगला है राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है केवलादेव भरतपुर के अंदर। घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण को क्या है? तो यहाँ साइबेरियन क्रेन पाई जाती है, ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है। केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर पर्यटन परिपथ स्वर्ण त्रिकोण एवं गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, और ये कहलाता है विश्व में पक्षियों का स्वर्ग। यहाँ भगवान शिव यानी कैलाश का प्राचीन मंदिर होने के कारण इसका नाम पड़ा केवलादेव। यहाँ शीतकाल में हजारों प्रवासी पक्षी साइबेरियन सारस आते हैं। कब आते हैं? शीतकाल में। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, और राजस्थान का ये सबसे छोटा
राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे छोटा है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? केवलादेव घना पक्षी उद्यान, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 28.73 वर्ग किलोमीटर। अगला है राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो अपने पक्षी जीवों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो ये है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये अपने पक्षियों के लिए फेमस है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसके नाम पर किया गया? भगवान शिव। तो शिव मंदिर है यहाँ पर, तो भगवान शिव के नाम पर किया गया केवलादेव का नामकरण। निम्नांकित में से जो गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है वह है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर का गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर। राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है? तो ये यहाँ भरतपुर के अंदर है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार केवलादेव है। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी विहार में आते हैं? तो ये शीतकाल में आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है भरतपुर में। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है एवं जल पक्षियों का स्वर्ग है, तो ये है भरतपुर का। निम्न में से कौन सा जल युग्म सही सुमेलित है? मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में सही बताना है। रणथंभौर करौली में गलत है ये सारे। सरिस्का सवाईमाधोपुर में नहीं है, ये अलवर में है। और ये सही है इसमें केवलादेव भरतपुर में। मुकुंदरा हिल्स है कोटा में, सरिस्का है अलवर में और रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक बताने हैं कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज इसके हैं मार्टिन इवांस, नाम याद रखिए। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? मार्टिन इवांस। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में दर्रा है वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको दर्रा बोलते हैं, घोषित किया गया? इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया मुकुंदरा हिल्स। तो इसको किया गया 9 जनवरी 2012 को प्रसारित की गई। मुकुंदरा हिल्स डेट ध्यान रख लिए 9 जनवरी 2012। तो आपके ऑप्शनों में ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक। तो दिए गए ऑप्शन में ये नहीं है 2012। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का 156.32 वर्ग किलोमीटर, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य का 37.98 वर्ग किलोमीटर और राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का 5.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो मुकुंदरा हिल्स में इनका जो है क्षेत्र भी शामिल है। राज्य सरकार ने 11/4/2013 को, ठीक है, कब किया इसको? 11/4/2013 को मुकुंदरा हिल्स को तीसरा टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया था। पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का है और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। इस नए टाइगर रिजर्व में 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का कुल 759.99 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल किया गया है। तो टाइगर रिजर्व में 4 जिले हैं, ध्यान रखना, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और 12 नहीं है इसमें, चित्तौड़गढ़ है, कन्फ्यूजन हो सकता है। नेक्स्ट है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो मुकुंदरा हिल्स को किया 2012 के अंदर 9 जनवरी 2012 को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला होगा? तो ये होगा कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। तो 4 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो दर्रा है कोटा के अंदर। तो दर्रा अभ्यारण्य कोटा मुकुंदरा हिल्स गागरोनी हीरावन तोते के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हीरावन तोते के लिए प्रसिद्ध है दर्रा अभ्यारण्य और ये है कोटा में स्थित। राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? गागरोनी तोते मिलते हैं दर्रा अभ्यारण्य में। तो ऑप्शन मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुकुंदरा हिल्स। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 1981। तो इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर और ये है जैसलमेर में और इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1981 को। जैसलमेर में फैला हुआ है ये 1900 वर्ग किलोमीटर में है और बाड़मेर में फैला हुआ है ये 1262 वर्ग किलोमीटर में।
तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है ये। और ये राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवावशेष पार्क ओकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़े इस अभ्यारण्य में दुर्लभ राज्य पक्षी है गोडावण। गोडावण पाया जाता है किसमें? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है ये, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसको जाना जाता है जीवाश्म उद्यान के नाम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 3162 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये है जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ये 3162 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला है, शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र ये है बारां में स्थित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है, बारां में। तो शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। सांपों का संरक्षण स्थल है ये। और शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? बारां के अंदर। और परवन नदी का ये विचरण स्थल है। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है? शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, ये है बारां में। तो ऑप्शन नंबर 1 ही मैच नहीं कर रहा। तालछापर चूरू में है, रामसागर धौलपुर में है और सज्जनगढ़ उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में अवस्थित नहीं है? तो धौलपुर में रामसागर है, केसरबाग भी है, वन विहार भी है, लेकिन शेरगढ़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा जो युग्म है सही सुमेलित है? तो वन्यजीव विहार ये सरिस्का ये सुमेलित है, बाकी गलत है सारे ही। केवलादेव भरतपुर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है और टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और अलवर में है। अगला है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है धौलपुर में। धौलपुर में है रामसागर, केसरबाग और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है? तो रामसागर कोटा में नहीं है। कहाँ पर है ये है बारां में स्थित। केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो धौलपुर के अंदर है केसरबाग। कहाँ पर है? धौलपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है? तो धौलपुर में स्थित बताना है, तो केसरबाग है। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भी धौलपुर में है, वन विहार अभ्यारण्य। तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य ये किस जिले में है? तो तालछापर है चूरू के अंदर। चूरू जिले में स्थित तालछापर कृष्णमृग अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए फेमस है ये। और वर्षा ऋतु में इस अभ्यारण्य में मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नरम घास उत्पन्न होती है। राजस्थान बजट 2021-22 की अनुपालना में वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण संस्थान तालछापर में स्थापित किया गया है। वन्यजीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये तालछापर चूरू के अंदर। अगला है, राजस्थान में वन्यजीव विविधता के बारे में सही कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन सही है वन्यजीव विविधता के बारे में? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। तो तालछापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू जिले के अंदर सुंदर काले हिरण की बड़ी आबादी पाई जाती है। तो ये इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए फेमस है? तो कृष्णमृग और कुरजा इसके लिए प्रसिद्ध है। तालछापर अभ्यारण्य चूरू का है ये। नेक्स्ट है, तालछापर और परिहारा रण क्षेत्र है। तालछापर और परिहारा रण क्षेत्र है कहाँ के? तो ये है शेखावाटी क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर 2 शेखावाटी क्षेत्र के हैं तालछापर और परिहारा वन क्षेत्र। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। तो उड़न गिलहरी कहाँ देखी जा सकती है? तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर देखी जा सकती है। और ये सीता माता अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले में, ठीक है। उड़ने वाली गिलहरियों के लिए ये प्रसिद्ध है। उड़ने वाली गिलहरियों और चौसिंगा
घंटेल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सागवान वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन सा वन पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में तो ये पाए जाते हैं सागवान के वन। वुडन गिलहरी के लिए ये फेमस है। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? तो चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है कुरजा है, एक पक्षी है कुरजा। कुरजा इसका नाम है डोमाइजल क्रेन। ये प्रवासी पक्षी है और जोधपुर जिले के फलोदी के पास खींचन गांव और तालछापर, लूनी, गुड्डा विष्णु आदि क्षेत्रों से में आते हैं। कुरजा पक्षी को मारवाड़ में कहते हैं संदेश वाहक पक्षी। ठीक है, ये है कुरजा और इसका वैज्ञानिक नाम है डोमाइजल क्रेन। कुरजा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो खींचन के अंदर स्थित है। खींचन कहाँ है? फलोदी के पास में है, ये जोधपुर जिले के अंदर। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरजा पक्षी, डेमोसिल, क्रेन कहाँ बहुत अधिक संख्या में, बड़ी संख्या में कहाँ पहुँचते हैं? तो खींचन नामक जगह पर जोधपुर में पहुँचते हैं। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए जो अभयारण्य है वो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करें तो घड़ियाल अभयारण्य कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर ये घड़ियालों एवं स्तनपायी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। अगला जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है? जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। तो जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ ये है मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध। जवाहर सागर अभयारण्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कोटा में, बूंदी में और चित्तौड़गढ़ में। ये उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान भी है। कौन सा? जवाहर सागर अभयारण्य। दूसरा सर्प उद्यान एवं विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला कहाँ है? भरतपुर के अंदर। पीवना किस जीव की प्रजाति है? तो पीवना है सर्प की, सांप की प्रजाति है पीवना और पश्चिमी भाग के अंदर पाया जाता है पीवना सर्प। नेक्स्ट है बांसदरा पहाड़ी कौन से अभयारण्य में स्थित है? बांसदरा पहाड़ी ये है सज्जनगढ़ अभयारण्य में स्थित। और सज्जनगढ़ कहाँ का है? उदयपुर का है। रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? ये किस अभयारण्य में पाया जाता है? रेत का तीतर ये बटवड़ का नाम है, ठीक है। और ये गजनेर जो बीकानेर में है, गजनेर अभयारण्य उसमें पाया जाता है। जो रेत का तीतर या बटवड़ पक्षी इसको बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम है इंपीरियल सैंडगाउज, ठीक है। तो ये गजनेर अभयारण्य एक तो बटवड़ पक्षी और जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कनक सागर क्या है? कनक सागर है एक पक्षी अभयारण्य, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और ये कहाँ स्थित है कनक सागर? तो ये स्थित है बूंदी के अंदर। तो प्रमुख वन्य जीव है इसका जल पक्षी महिला, ये जयपुर में है। ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है सारे। यहाँ भी जल पक्षी के लिए ये भी प्रमुख जीव है जल पक्षी यहाँ का। अगला है संवत्सर, ये है कोटसर चूरू के अंदर स्तनधारी जीव है। सोरसन 12 ये गोडाउन यहाँ का प्रमुख जीव है। उज्ज्वला जैसलमेर यहाँ का वन्य जीव है चिंकारा। और सौखलिया ये अजमेर का है, यहाँ का प्रमुख जीव है गोडावण। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर के अंदर। फुलवारी की नाल इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में और इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है। तो फुलवारी की नाल में स्थित है प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फुलवारी की नाल राजसमंद में नहीं होकर उदयपुर में है। केसरबाग धौलपुर में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। और शेरगढ़ कहाँ है? बारां के अंदर। अगला है मानसी, वाकल और सोम नदियाँ किस वन्यजीव अभयारण्य से गुजरती है? तो मानसी, वाकल और सोम नदियाँ ये गुजरती है फुलवारी की नाल अभयारण्य से। तो नदियों के निकट स्थित अभयारण्य देख लीजिए। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य ये चंबल नदी पर है, ठीक है, नदियों के निकट है ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। जवाहर सागर अभयारण्य भी चंबल नदी पर है। शेरगढ़ अभयारण्य जो बारां का है ये परवन नदी पर है। बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ का ये औरई बामनी के उद्गम पर स्थित है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ ये चंबल बामनी के संगम पर स्थित है। और फुलवारी की नाल जो है ये मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है।
नेक्स्ट है वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संबंधित नदी को सम्मिलित करना है। बस्सी, भैंसरोडगढ़, जवार सागर और शेरगढ़। इधर है चंबल और बामनी, परवन, औरई और बामनी। तो बस्सी जो है ये अभ्यारण्य है, इससे संबंधित नदी है औरई और बामनी। इसके बाद में भैंसरोडगढ़ है, चंबल और बामनी। इसके बाद में है जवार सागर, चंबल और शेरगढ़ है परवन नदी पर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर का। सरिस्का अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1955 में। हरे कबूतरों के लिए ये प्रसिद्ध है। हरे कबूतर या हारिल अजमेर में भी पाए जाते हैं। और ये अभ्यारण्य जो है 1978-79 को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये बाघ परियोजना के अंतर्गत कब शामिल किया गया? 1978-79 में सरिस्का अभ्यारण्य। नेक्स्ट है अलवर जिला का वह स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में जो परियोजना कार्यान्वित की गई है वह है बाघ परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में जो शामिल नहीं है वो बताना है। काजीरंगा है, मानस अभ्यारण्य है और केवलादेव है। सरिस्का अभ्यारण्य नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व है? सरिस्का भी है, रामगढ़ विस्तारी भी है, रणथंभौर भी है, मुकुंदरा भी है। तो चारों है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य जो है राजस्थान में नहीं है बताना है। तो फुलवाड़ी की नाल, टोडगढ़, रावली, केला देवी और सुंडा माता। तो ये चारों हैं राजस्थान में। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर में है। सुंडा माता अभ्यारण्य जालोर में है। केला देवी करौली में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर में स्थित है। अगला है राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई 2022 से प्रारंभ किया था? तो पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक बनाने के लिए लवकुश वाटिकाओं का निर्माण कार्य स्टार्ट किया 1 जुलाई 2022 से। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा की बात हो रही है तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में है केला देवी अभ्यारण्य सबसे बड़ा है और इसका क्षेत्रफल है 676.82 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में है? तो केला देवी है करौली के अंदर। कौन सा युग्म गलत है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, केसरबाग धौलपुर में है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, जयपुर में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? तो उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। तो जैविक पार्क है ये। तो राजस्थान में 5 बायोलॉजिकल पार्क है। कौन कौन से हैं? सज्जनगढ़ उदयपुर का 2015 में स्टार्ट हुआ है। माचिया जैविक उद्यान जोधपुर का जनवरी 2016 में स्टार्ट हुआ है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर का, इसका लोकार्पण 4 जून 2016 को हुआ है। इसके बाद में है अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा का और एक है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर का। अगला है राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन कौन से वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2016 में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का। ठीक है, राजस्थान में का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सज्जनगढ़ उदयपुर में। दूसरा किया गया माचिया जोधपुर में। तीसरा नाहरगढ़ जयपुर में। चौथा अभेड़ा और 5वां मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया में। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1। किशनबाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क कहाँ स्थित है? किशनबाग ये स्थित है जयपुर के अंदर। तो जयपुर के विद्याधर नगर में स्थित है। स्वर्ण जयंती गार्डन के समीप किशनबाग गांव के अंदर नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर किशनबाग वानिकी परियोजना रेगिस्तानी पार्क जो है विकसित की जा रही है।
तो किशन बाग याद रखिए कहाँ है, जयपुर के अंदर। अगला है, निम्न में से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है, तो ये है किशन बाग, ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण का कार्य प्रगति पर है, तो किन वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर है, तो ये है नाहरगढ़, सज्जनगढ़, सरिस्का और माउंट आबू। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 2। तो जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर ये कार्य प्रगति पर है। तो जैविक उद्यान की बात करें तो ये है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर के अंदर। पारी पर्यटन स्थल की बात करें इको टूरिज्म साइट की, तो बाघ परियोजना सरिस्का की और माउंट आबू। और जैव विविधता क्लोजर बूंदी का। अगला है, रामसर सम्मेलन ईरान के द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। तो आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताने हैं, तो ये है सामर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार। तो आर्द्रभूमि कन्वेंशन रामसर ईरान में वर्ष 1971 में हस्ताक्षरित किया गया। ये एक अंतर सरकारी ट्रीटी है, ठीक है, जो आर्द्रभूमि और उसके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क उपलब्ध करवाता है। रामसर कन्वेंशन सूची में राजस्थान के 2 सूचीबद्ध स्थल है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और एक है सामर झील राजस्थान की, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, इसको 1/10/1981 में सूचीबद्ध किया गया और सामर झील को किया गया 23/3/1990 को। तो 2 ध्यान रखने, सामर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शामिल किया गया रामसर साइट में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है, तो कौन सा कार्य है जो वन्यजीव और जैव विविधता के संरक्षण में बाधक है, तो ये है वनोन्मूलन, मतलब वनों की कटाई करना। राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव, नगरीकरण की वृद्धि, ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त करने और औद्योगिकरण के कारण वनोन्मूलन जैव विविधता संरक्षण में सबसे बाधक है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म बेमेल है, बेमेल युग्म बताना है। तो केवलादेव ये भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सही सम्मिलित नहीं है, तो बस्ती चित्तौड़गढ़ सही है, फुलवारी किनार उदयपुर सही है, बंद बारिठा ये गलत है, अलवर बंद बारिठा है भरतपुर में, टोटगढ़ रावली पाली में, अजमेर में और राजसमंद में है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो ये है जयपुर के अंदर, ठीक है, और यहाँ धोंक के वन पाए जाते हैं मुख्यतः। नेक्स्ट है, जमुआ रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला में से कौन सा युग्म गलत है, तो जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में नहीं है, जयपुर में है। सुमेलित करना है, राष्ट्रीय मरु राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर में, तालछापर है चूरू में, फुलवारी की नाल है उदयपुर में और बंद बारिठा है कहाँ, भरतपुर में, तो ऑप्शन नंबर 3। सुमेलित करना है, तालछापर में फेमस है कृष्णमृग के लिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य फेमस है मगरमच्छ के लिए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य है बाघ के लिए और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है साइबेरियन क्रेन के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित करना है। केवलादेव जो है इसकी विशेषताएं क्या है, केवलादेव की विशेषताएं हैं रामसर आर्द्रभूमि, ठीक है, तो केवलादेव रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। सरिस्का है, सरिस्का किसके लिए फेमस है, सरिस्का है रीसस बंदर और लंगूर के लिए। फुलवारी की नाल मानसी और वाकल नदियों का प्रवाह क्षेत्र है और शेरगढ़ है सांपों की शरण स्थली। तो ऑप्शन नंबर 2। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये 1972 में लागू किया वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्यजीव के संरक्षण की दृष्टि से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत के समस्त राज्यों में लागू किया गया है। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्यजीव, वन्य प्राणी
विश्व समवर्ती सूची में आने से केंद्र और राज्य सरकारें इसके संरक्षण के लिए कदम उठा रही है। तो 76 में जो है इसको समवर्ती सूची में आ गया ये, और 1972 में क्या किया गया, इसको लागू किया गया। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र है ये है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1। तो सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र के 326 वर्ग किलोमीटर तथा जालोर जिले के सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व के 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मिलाकर घोषित प्रदेश का पहला और देश का चौथा ये भालू अभ्यारण्य है। प्रदेश का पहला है और देश का है चौथा। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है जालोर सिरोही के अंदर, सिरोही और जालोर के अंदर। हाल ही में वन विभाग राजस्थान ने गोडावण के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से जिस संस्था से सहयोग करार किया है तो कौन सी संस्था है? गोडावण के अंडे, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साथ करार किया है। किसने किया है? राजस्थान ने, वन विभाग जो राजस्थान का है इन्होंने। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो ये है रामगढ़ विषधारी की बात करें तो बूंदी में है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, बाघों का संरक्षण विचरण के लिए की गई थी और 21 जून 2021 को चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ सेंचुरी को मंजूरी मिली है। अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस स्वरूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसको बाघ संरक्षित रूप के अंदर स्वरूप में अधिसूचित किया गया है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी सही अवस्थितियों से मिलाना है। रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में है, जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा में। वन विहार अभ्यारण्य की बात करें तो ये है धौलपुर में, ताल छापर है चूरू में और सरिस्का है अलवर में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नांकित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थिति 1, 2, 3, 4 से दर्शाई गई है, तो उन्हें पहचानना है। तो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो पहचानना है कौन कौन से है ये। तो 1 नंबर पे है नाहरगढ़, दूसरे पे है बंद बारेठा, तीसरे पे है फुलवारी की नाल और चौथे पे है सीता माता। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में अवस्थित है और ये वर्ष 1980 में बना था ये। बंद बारेठा की बात करें तो भरतपुर में है, वर्ष 1985 में, और ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल उदयपुर में 1983 में बना ये और मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान है। और सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है, वर्ष 1989 में, और उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है। सुमेलित करना है बंद बारेठा कहाँ है? तो भरतपुर में। सीता माता कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है सीता माता। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। और फुलवारी की नाल कहाँ है? उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 सुमेलित करना है राष्ट्रीय वन उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में है, ताल छापर है चूरू में, फुलवारी की नाल है उदयपुर में और बंद बारेठा है भरतपुर में, ठीक है। तो ये जो है मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में फैला हुआ है। बंद बारेठा कहाँ स्थित है? तो ये है भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य तो ये अवस्थित है अजमेर, पाली और राजसमंद में। तो अजमेर, पाली और राजसमंद के एरिया में स्थित है रावली टोडगढ़ और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। राजस्थान के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? तो ये है झालाना के अंदर तेंदुआ सफारी पार्क, तेंदुओं के लिए फेमस है ये। आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ किया गया है, कहाँ किया गया है? तो जयपुर के अंदर किया गया है आमागढ़ लेपर्ड सफारी का प्रारंभ। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू का जो अभ्यारण्य है ये है जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध। तो सिरोही में स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य, इसकी स्थापना हुई 2008 में और ये जंगली मुर्गे एवं आबू एंसिस डिकिप्टेरा नामक पादप के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन, मतलब इसको इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया? जून 2009 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, किसके लिए फेमस है? तो ये है गोडावण पक्षी के लिए, टोडगढ़ रावली है तेंदुआ के लिए, सीता माता है उड़न गिलहरी के लिए
और माउंट आबू है रीच के लिए। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ स्थित है? तो प्रथम बर्ड पार्क स्थित है उदयपुर के अंदर, ठीक है। ये है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति आईयूसीएन लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2002 से 16 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है? तो वायु आईयूसीएन की डेंजर्ड कैटेगरी में कौन सी है? तो ये है महान भारतीय सारंग। तो ऑप्शन नंबर 3 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं? जो संकटग्रस्त पादप होते हैं तो इनको रेड लाल आंकड़ों की पुस्तिका के अंदर सूचीबद्ध किया जाता है। 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आईयूसीएन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय है मोरगस स्विट्जरलैंड में और यह संस्था रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। किसका प्रकाशन करता है? आईयूसीएन करता है रेड डाटा बुक का। लाल आंकड़ों की पुस्तक है और इसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा अवेलेबल है। भारत सरकार के द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? तो चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है साहबगढ़ जैसलमेर को, ऑप्शन नंबर 3। तो पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित करके कृत्रिम चीता आवास स्थान बनाने के लिए भारत सरकार ने ये योजना स्टार्ट की है और राजस्थान में साहगढ़ और जैसलमेर को इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन और वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया? तो बिश्नोई समुदाय के लिए। सुमेलित करना है रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, जवाहर सागर कोटा में है, ताल छापर चूरू में है और वन विहार कहाँ है? धौलपुर में। तो ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो मोर है भीलवाड़ा का प्रतीक। कृष्ण मृग शुभंकर किस जिले का है? कृष्ण मृग तो चूरू जिले में पाए जाते हैं, तो चूरू जिले का है। राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को चुनना है। तो गलत युग्म कौन सा दिया गया है? तो अलवर का बाघ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है इसमें। बाकी भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस है और जालोर का भालू है। पशु और शुभंकर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो काला तीतर झुंझुनू का सुमेलित है। डेमोइसेल क्रेन कुर्जा ये जोधपुर का है। चीतल हिरण जयपुर का है। कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जिला और राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर के त्रुटिपूर्ण युग्म को चुनना है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, दौसा का मगर। अजमेर का है खरमोर पक्षी, भरतपुर का सारस क्रेन और जालौर का है भालू। शुभंकर कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सवाईमाधोपुर का शेर ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। जैसलमेर का है गोडावन, चूरू का कृष्णमृग और भीलवाड़ा का है मोर। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिला में बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो बीकानेर के अंदर है बज्जू रिजर्व एरिया और ये है आखेट निषेध क्षेत्र, ठीक है। चिंकारा इसमें प्रमुख वन्य जीव स्थित है। तो हम देख लेते हैं अब शुभंकर अलग अलग जिलों के कौन कौन से शुभंकर हैं। तो अजमेर का है खरमोर, बारा का है मगर, बीकानेर का भट्ट तीतर, चूरू का है कृष्णमृग, डूंगरपुर का है जांगेल, जालोर का है भालू, जोधपुर का है कुर्जा, नागौर का राजहंस और राजसमंद का है भेड़िया, सीकर का है शाहीन, उदयपुर का है कब्र बिज्जू। इसके बाद में है बाड़मेर का है, अलवर का है सांबर, बाड़मेर का है लोंकी या मरु लोमड़ी, बूंदी का है सुरखाव, दौसा का खरगोश, हनुमानगढ़ का है छोटा केलकिला, झालावाड़ का है गागरोनी तोता, करौली का घड़ियाल, पाली का तेंदुआ, सवाईमाधोपुर का बाघ, सिरोही का जंगली मुर्गी, जयपुर का चीतल।
इसके बाद में बांसवाड़ा का जलपीपी, भीलवाड़ा का मोर, चित्तौड़गढ़ का घोसिंगा, धौलपुर का पचीरा, जैसलमेर का है गोडावण, झुंझुनू का है काला तीतर, कोटा का उदबिलाव, प्रतापगढ़ का उड़न गिरहरी और श्री गंगानगर का है चिंकारा और टोंक का हंस और भरतपुर का सारस। तो ये सारे शुभंकर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र स्थित है नागौर के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस में है? नागौर जिले में है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है जोड़बीड़, गढ़ेवाल, गुडा बिश्नोई, गोगेलाव और बीड ये संरक्षित क्षेत्र है। तो जोड़बीड़ गढ़ेवाल है बीकानेर में, गुडा बिश्नोई है जोधपुर में, गोगेलाव है नागौर में और बीड है झुंझुनू में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? रोटू राजस्थान किसका आरक्षित वन क्षेत्र है? तो ये है नागौर का। सुमेलित करना है वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र और जिला। सुंदा माता कहाँ है? जालोर सिरोही में। गुडा विश्नोईयान ये है जोधपुर में, गोगेलाव है नागौर में और बीड है झुंझुनू में। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 4, फिर इसके बाद में 3, इसके बाद में 2 और इसके बाद में 1। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र जिला में असंगत को छांटना है। तो बीड झुंझुनू सही है, गोगेलाव पाली तो ये गलत है, जोड़बीड़ गढ़ेवाल बीकानेर और गुडा बिश्नोई जोधपुर ये सही है। गोगेलाव कहाँ का है? तो गोगेलाव है नागौर का। नेक्स्ट है कौन सा संरक्षित क्षेत्र और जिला सुमेलित नहीं है? तो नहीं है बताना है। तो गुडा बिश्नोई जयपुर का नहीं है, ये है जोधपुर का। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? तो रोटू झुंझुनू का ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो ये गोगेलाव नहीं है, ये नागौर का है। और अप्रैल 2022 में राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना है? ये बना है रणखार जालोर। ठीक है, अप्रैल 2022 की है ये। तो ये रणखार जालोर बना था। अब हम देखेंगे संरक्षित क्षेत्र के नाम, जिला, उनका क्षेत्रफल कितना है संरक्षित। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बीसलपुर से। बीसलपुर जो है ये संरक्षित क्षेत्र है और जिला है टोंक। इसका क्षेत्रफल है 48.31। फिर है सुंदामाता, ये है जालोर सिरोही में। इसके बाद साकम्बरी, ये सीकर झुंझुनू में है। बीड झुंझुनू, ये झुंझुनू में है। उम्मेदगंज पक्षी विहार कोटा में। बासियाल खेतड़ी झुंझुनू में। जवाई बांध लेपाड पाली के अंदर। शाहबाद बारा के अंदर। तो आपको केवल इसमें जिलों के नाम याद रखने हैं। जोड़बीड़ गाडवाला बीकानेर के अंदर। गुडा बिश्नोईयान जोधपुर में। गोगेलाव नागौर में। रोटू भी नागौर में। जवाई बांध लेपर्ड पाली में। बांसियाल खेतड़ी बागौर जालोर में झुंझुनू में। मनसा माता झुंझुनू में और रणखार है जालोर में। तो ये 16 के 16 जो है संरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है आपको कंठस्थ होने चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।